अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टैटिक्स की चौथी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं। इसमें हम मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी क्या होता है, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि पहली तीन वीडियोस जो मैंने इस चैप्टर की अपलोड की हैं उनको ज़रूर देखें। वो 14.1 14.2 एसएलओ को कवर करें। चलें, आइए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला एसएलओ है कैलकुलेट एंड इंटरप्रिटेट। कैलकुलेट एंड इंटरप्रिटेट, ये मैं वर्ड समझाऊंगा आपको। इंटरप्रिटेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा? द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड ओनली। हमने सिर्फ डायरेक्ट मेथड देखना है, वेट मीन देखना है, मीडियन देखना है, मोड देखना है, अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा का देखेंगे इसको। कैलकुलेट इंटरप्रिटेट द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड ओनली, मीडियन एंड मोड ऑफ अ ग्रुप डेटा। मीडियन मोड देखेंगे। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीडियन एंड मोड ग्राफिकली। ग्राफिकली हम इसका मीडियन मोड देखेंगे, जो इस वीडियो में नहीं होगा, इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे। और ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मीन्स की, इनको हम अप्लाई करेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो लेट मी स्टार्ट विथ योर फर्स्ट एसएलओ 14.3.1। उससे पहले मैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी के बारे में आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इस वर्ड का मतलब क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसिटी, सेंट्रल मतलब सेंटर का नंबर, टेंडेंसिटी मतलब सलाहियत। एवरेजेस बेसिकली क्या होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक टेस्ट कंडक्ट किया है 10 बच्चों का, 10 मार्क्स का, और उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं फॉर एग्जांपल 4, 6, 7, 3, 2, 5, 4, 3, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 5। ये स्कोर कैलकुलेट की। अब मुझे ये स्कोर मिल गए हैं और मैं प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ, मैं कुछ एनालाइज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपना अगला टेस्ट अगर बनाऊं तो कैसा बनाऊं। तो मैं इन इस डेटा का एनालाइज कैसे कर सकता हूँ? वन ऑफ द वे स्टैटिक्स में आपके पास है एवरेज लेना। एवरेज लेने से मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चे का कम से कम बच्चे का स्कोर क्या आपके पास रहा है। या मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये पूरा का पूरा डेटा किसी एक नंबर पर लाए करे, और उस नंबर को सेंट्रल नंबर कहते हैं। और उसमें ये सलाहियत होती है, टेंडेंसिटी मतलब सलाहियत। उसमें ये सलाहियत होती है कि वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब ये उसमें सलाहियत होती है। सेंट्रल टेंडेंसिटी बेसिकली एवरेज को ही कहते हैं। ये एवरेज होती है जो पूरे डेटा को, यानी वो ये बेसिकली एक नंबर होता है जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ये सेंट्रल नंबर होता है और उसमें ये ताकत होती है, टेंडेंसिटी होती है कि ये पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका एवरेज निकालूंगा, आप छोटी क्लासेस में करते हुए आ रहे हैं, आ, आप क्या करेंगे? इन सबको जमा करेंगे। इन सबको जमा करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से। तो इन सबको जमा करें और डिवाइड करेंगे 10 से। तो लेट मी कैलकुलेट 4 + 6 + 7 + 3 + 2 + 5 + 4 + 3 + 7 + 5। तो इन सब का एडिशन आ रहा है आपके पास 46 डिवाइडेड बाय 10। दैट मीन्स 4.6 वो नंबर है जो एक एवरेज नंबर है, बच्चे ने स्कोर किया है। तो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ 4.6 अगर स्कोर किया है आउट ऑफ 10, तो इसका मतलब मेरा टेस्ट मुश्किल बना था और मोस्टली बच्चों ने हाफ से भी कम स्कोर किया है। तो मैं नेक्स्ट टेस्ट कुछ इजी बना सकता हूँ, या मैं एनालाइज कर सकता हूँ फर्दर, या अपना टेस्ट को थोड़ा मॉडरेट कम
मॉडरेट कर सकता हूँ कि नहीं बच्चे स्कोर नहीं कर पा रहे, अपनी टीचिंग को इम्प्रूव कर सकता हूँ कि अगर बच्चों ने स्कोर नहीं किया है तो कोई ना कोई तो वजह होगी। मतलब एवरेज एक मुझे डेटा दे रहा है, एक एनालाइज दे रहा है, जिसकी बेसिस में मैं फर्दर डिसीजन कर सकता हूँ। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलें, अब हम क्या करते हैं, एक एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरेजेस के। ये आपके पास डेटा है। द मार्क्स ऑफ a 7 students are as following. कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन पहली एवरेज, अर्थमेटिक मीन पहली एवरेज है, और इसका सैंपल ये होता है एक्स बार, और इसका फार्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन फोर फोर अनग्रुप डेटा, फॉर अनग्रुप डेटा। अच्छा, आप यहाँ देख रहे होंगे ये तो टेबल में डेटा जो है ये फिक्स हुआ हुआ है। एक्चुअली ये स्टिल अनग्रुप डेटा ही है, क्योंकि ये सिर्फ इसकी एंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। पहला स्टूडेंट के 45 मार्क्स थे, नंबर स्टूडेंट नंबर, ये पहले नंबर वाला स्टूडेंट उसके 45 मार्क्स थे, दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट उसके 60 मार्क्स थे। द मार्क्स ऑफ अ 7 student मैथमेटिक्स आर फॉलोइंग। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन एंड इंटरप्रेटेट द रिजल्ट। एक इस नंबर स्टूडेंट नंबर, ये स्टूडेंट नंबर है, पहला नंबर था उसका 45 है, दूसरे नंबर वाला स्टूडेंट के 60 है, तीसरे नंबर वाला स्टूडेंट के 74 है। तो ये बेसिकली यही लिखा हुआ है। 45 ये जगह ही लिखी हुई, पहली जगह पर जो बैठा था, दूसरी जगह पर बैठा था उसके 60 मार्क्स थे, तीसरी जगह पर जो स्टूडेंट बैठा था उसके 74 मार्क्स थे, चौथी जगह पर जो स्टूडेंट बैठा था उसके 58 मार्क्स थे, पांचवी जगह पर जो स्टूडेंट बैठा था उसके 65 मार्क्स थे, छठी जगह पर जो स्टूडेंट बैठा था उसके 63 मार्क्स थे, और सातवीं जगह पर जो स्टूडेंट बैठा था उसके 47 मार्क्स है। तो ये ग्रुप नहीं है, ये डेटा अभी आपका ग्रुप नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बंद नहीं है, बस ये एक किस्म की मार्किंग की हुई है इसमें। तो यहाँ पर ये कोई ग्रुप डेटा नहीं है आपके पास, ये अनग्रुप डेटा है। तो अगर अनग्रुप डेटा होता है उसका मीन हम कैसे निकालते हैं? समीशन एक्स मतलब इन सब का जमा। तो अगर मुझे मीन निकालना है, समीशन एक्स मतलब इन इन सब का जमा, दैट मीन्स 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49, और डिवाइड करते हैं इनकी ऑब्जर्वेशन। तो टोटल थे 7 बंदे थे, तो ये 7 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी एवरेज देखते हैं, स्कोर कितने मार्क्स आए हैं। 45 प्लस 60 प्लस 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 7, दैट मीन्स आंसर आ रहा है 59.14, 2 डेसिमल प्लेस में। तो मीन आपके पास बराबर आ रहा है 59.14। और अगर आप देखें हाईएस्ट मार्क्स आपके पास कितने हैं, 74 है, तो इसका मतलब रिजल्ट इतना बुरा नहीं है, अच्छा स्कोर है। तो एवरेज एक बच्चे का स्कोर, यानी ये पूरा डेटा अगर एक नंबर पे लाई करेगा तो हम कहेंगे एवरेजली एक बच्चे के स्कोर हमारे पास 59.14 है। इसका मतलब मेरे ख्याल में अगर वो नेक्स्ट टेस्ट बनाए तो उसको थोड़ा मुश्किल टेस्ट करना चाहिए, थोड़ा और बच्चों को असिस्ट करना चाहिए, ये डेटा सजेस्ट करता है। ठीक है, और ये भी देख सकता है, इससे वो ये भी एनालाइज कर सकता है कि जो प्रीवियस टीचिंग उस टीचर ने की है वो काफी अच्छी की है, जिसकी बेसिस पर उसको अच्छा स्कोर मिला है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई है। चलें एक एग्जाम्पल और करते हैं। अब की बार हमारे पास फ्रीक्वेंसीज गिविंग है, यानी ये ग्रुप डेटा है। अब मैं अगर आप समझा देता हूं ये ग्रुप से पहले किस शक्ल का होगा। दरअसल ये डेटा किस तरह का है? फाइंड द अर्थमेटिक मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है आपके पास, मतलब आपके पास एक ही मेथड है, तो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट डायरेक्ट और कॉर्डेड। बेसिकली दूसरे मेथड को हम कॉर्डिक मेथड कहते हैं, और वो यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं क्या डिस्कस करूँ। बस एक ही अर्थमेटिक का मेथड है आपके पास फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है। 1, ये नंबर ऑफ हेड्स हैं। जब अ, आपके पास हेड एंड टेल किया जा रहा होगा तो नंबर ऑफ हेड्स आपके पास जो हैं वो 3 दफा आए हैं, यानी 1 आपके पास आया है। नंबर ऑफ हेड 1 आपके पास आया है। नंबर ऑफ हेड एक दफा एक जो आया है वो 3 दफा आया है आपके पास। आई डोंट नो, मेरे ख्याल में डाई रोल है या समथिंग है। अर्थमेटिक में फॉलोइंग डेटा, नंबर ऑफ
हेड एक्स एक आपके पास आया है 3 दफा, यानी बेसिकली ऐसे होगा 1 1 1, ये 3 दफा आया है। फिर आपके पास क्या आया है, 2 आया है 8 दफा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 आया है 5 दफा, 1 1 2 3 4 5, 4 आया है 3 दफा, 1 2 3, और 5 आया है 1 दफा। अब इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है, 1 लिखा होगा और उसको 3 लिखा होगा फ्रीक्वेंसी। ये इसका अच्छा तरीका है, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। प्रीवियस वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, पर ये इस किस्म का रॉ डेटा होगा आपके पास। तो आप नोटिस करें, अगर रॉ डेटा होता है तो हम उसका फार्मूला देख के आ चुके हैं। मीन बराबर होता है समीशन एक्स अपॉन एन। मगर अगर मैं इस फार्मूले को मॉडिफाई करना चाहूं और मैं अगर इस डेटा में जाऊं, तो देखिए ये फार्मूला मॉडिफाई हो सकता है। ये मॉडिफाई कैसे हो सकता है, अगर मैं इसको एक्स कह दूं और इसको एफ कह दूं, तो मैं 1 को ऐड कर रहा हूं, यानी देखें मैं 1 को ऐड कर रहा हूं 3 दफा, तो मैं कह सकता हूं 3 टाइम्स 1। और मैं 2 को ऐड कर रहा हूं आपके पास 8 टाइम्स, तो मैं कह सकता हूं 2 टाइम्स 8। और मैं 3 को ऐड कर रहा हूं 4 दफा, तो मैं कह सकता हूं 3 टाइम्स, बल्कि 5 दफा। ओके। और मैं 4 को ऐड कर रहा हूं 3 दफा, तो मैं कह सकता हूँ 4 टाइम्स आपके पास 3। और मैं 5 को ऐड कर रहा हूँ सिर्फ 1 टाइम, तो ये 5 टाइम्स 1 आपके पास होगा। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करूं, तो आप नोटिस करें ये नंबर एक्स मल्टीप्लाई कर रहा है इस फ्रीक्वेंसी से। यानी अगर इस किस्म का टेबल का डेटा हो, तो एक्स मीन कैसे निकाला जा सकता है, आप क्या करें, समीशन करें एक्स और एफ की मल्टीप्लीकेशन का। देखिए 1 टाइम्स 3, यही है 1 टाइम्स 3। यानी इसका मतलब क्या होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर उसको ऐड कर लें। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। और ये फ्रीक्वेंसीज भी, फ्रीक्वेंसीज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो अगर मैं इसको लिखूं, ऐसे कैलकुलेट करूं, तो मैं इसके फार्मूले में कह सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसीज हैं, यानी 3 और ये 8 11 16 17 18 19 20, तो मैं कह सकता हूँ इस फ्रीक्वेंसीज का जमा कर लें। पिछली बार फार्मूला क्या था, समीशन एक्स अपॉन एन। अब फार्मूला जब ये ग्रुप में आ जाएगा, तो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, इस शक्ल में मॉडिफाई हो जाएगा। यानी इसके लिए आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और मैंने आपको दिखा दिया कि इससे इसमें कन्वर्ट होने, हमने इसमें कन्वर्ट किया ही क्यों है। आप देख सकते हैं, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली इजी टास्क। तो ग्रुप डेटा के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अर्थमेटिक मीन का। ओके, नाउ अब जरा इसके लिए वर्किंग कर लेते हैं। तो मैं ये फार्मूला यूज कर लो, मैं ये जस्ट मैंने आपको सिखाने के लिए बताया था। अब देखें, इस फार्मूले यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। चले मैं इसको मिटा के फार्मूले को साइड पे लिख लेता हूँ। यानी अब की बार मीन कैसे निकलेगा, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। एक्स एफ लिखो, एफ एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ एक्स लिखो या एक्स एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये इस टेबल में मेरे पास कुछ और चीज भी बनेगी। वो चीज क्या होगी, एक टेबल और बना रहा हूं आपके सामने। ये मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं और इसको मैं नाम दे रहा हूं एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। यानी 1 3 जा 3, 2 8 जा 16, 3 5 जा 15, 4 3 जा 12, 5 1 जा 5। और मुझे क्या चाहिए, इनका जमा चाहिए, समीशन एफ एक्स। तो इनका जमा मैं करूंगा, इनका ऐड करना पड़ेगा 3 3 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 5, और ये आ रहा है आंसर 51। एक और एडिशन चाहिए होगी मुझे, फ्रीक्वेंसी की चाहिए होगी, यानी समीशन एफ। और ये मुझे पता है, ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 20 है।
ओके, नाउ नाउ ये हमारे पास 20 है। चलें ठीक है, ये 51 हो गया, ये आपके पास 20 हो गया। अब हम इसकी मीन निकाल सकते हैं। तो मीन बराबर हो जाएगा 51, इसकी वैल्यू हमने 51 निकाला है और इसका हमने 20 निकाला है। दैट मीन्स 51 डिवाइडेड 20, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 2.55। और जो इसका मीन है, जो नंबर ऑफ हेड्स आपके पास आ रहे हैं, वो कम से कम 2.25 2.55 आपके पास आ रहे हैं। आई होप आपको ये सॉल्व करना समझ आ गया होगा। चलें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में मूव करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोइंग वेट ऑफ द टॉफी बॉक्स इन अ ग्राम। अच्छा, 0 to 9 आपके पास ग्राम के बॉक्स है। एक बॉक्स है जिसमें टॉफीज हैं, जिसमें 0 to 9 ग्राम्स की टॉफीज हैं, 10 to 19 ग्राम्स की टॉफीज हैं, 20 to 29 ग्राम्स की टॉफीज हैं। डिटरमाइन द मीन वेट ऑफ अ बॉक्सेस। यानी ये डेटा किस तरह से बना हुआ होगा आपके पास? आपके पास बहुत सारे नंबर्स होंगे। ये टॉफीज हैं, एक बॉक्स में टॉफीज हैं और वो मुख्तलिफ ग्राम्स की हैं। तो जो आपके पास बॉक्सेस, जैसे बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, तो आपने क्या किया है, उन बॉक्सेस में से ग्रुप किया है। 0 to 9 ग्राम की जो टॉफीज हैं वो 2 हैं, 10 to 19 ग्राम की जो टॉफीज हैं वो 10 है, 20 to 29 ग्राम की जो टॉफीज है वो 5 है। इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट हो रहा है। हमें क्या फाइंड करना है? हमने इसकी मीन वेट या मीन फाइंड करना है। अगेन फार्मूला आपके पास चेंज नहीं होगा, पर यहाँ पर अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आएगी कि हमारे पास अब की बार फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। तो अगर हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें तो एक नंबर चाहिए होता है। जैसे पिछली बार एक नंबर दिया हुआ था, हम इजिली उसको सॉल्व कर रहे थे क्लासेस या ग्रुप के तो अब की बार हम क्या करेंगे? हम वो नंबर कैसे बनाएंगे? हम क्लास मार्क लेंगे। क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट। हम हर क्लास का क्लास मार्क लेंगे और वो एक नंबर बनाएंगे। ये अप्रोक्सीमेट ही होगा ऑब्वियसली। पिछली बार तो हमें एग्जैक्टली नंबर मिल रहा था, पर ये अप्रोक्सीमेट ही होगा। 0 से 9 के दरमियान आप क्लास मार्क बनाएंगे। तो मैं 0 से 9 के दरमियान क्लास मार्क बना रहा हूं। ओके, चलो कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ओके, क्लास मार्क कैसे बनता है? 0 + 9, 0 + 9 डिवाइड बाय 2, जो आंसर होगा 4.5। अब देख लें 10 का गैप है, तो आप जानते हैं अगला होना चाहिए 14.5, फिर उससे अगला 24.5, मैं प्रीवियसली बता चुका हूँ। फिर उससे अगला आपके पास होगा, यानी 10-10 का गैप होता है। आप चाहें तो 20 + 29 डिवाइड बाय 2 भी करें तभी 14.5 ही आएगा क्लास मार्क आपके पास। यानी 30 + 39 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास 34.5 पे आएगा। 10 का गैप है क्लास साइज, तो मैंने कहा था बस वो क्लास साइज ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर आपको मिलता जाएगा। तो ये होगा 44.5, ये होगा 54.5, ये होगा 64.5। और फिर हमारे पास अब हमें एफ को मल्टीप्लाई करना होगा एक्स से। ये हमारा इस वक्त एक्स बनेगा। तो मैं 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 4.5 × 2 मुझे आंसर दे रहा है ये 9। ओके, 14.5 × 10, ये मुझे आंसर दे रहा है 145 के। 5 × 24.5 के, ये मुझे आंसर दे रहा है 122.5 के। 9 × 34.5, ये मुझे आंसर दे रहा है 310.5 के। 6 × 44.5,
ये मुझे आंसर दे रहा है एग्जैक्टली 267 के 7 मल्टीप्लाई बाय 54.5 के, ये मुझे आंसर दे रहा है 381.5, 381.5। और जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे ही होगा, यानी मुझे इसका समीशन चाहिए, समीशन एफ एक्स। तो मैं इसको ऐड कर लूंगा सबको, 9 प्लस 145 प्लस 122.5 प्लस 310.5 प्लस 267 प्लस 381.5 प्लस 64.5 प्लस 64.5 लास्ट ही है। और इन सब का जो मेरे पास आंसर आ रहा है, इन सब का जमा मेरे पास आ रहा है 1299.7। ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। अब हमारे पता है फार्मूला हमारे पास क्या है, समीशन एफ, एफ को एक्स से और समीशन एफ ऑलरेडी दिया हुआ है 40, और ये हमने कितना निकाला 12.99.7। तो मीन हमारे पास आ जाएगा, 40 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये जो हमारा मीन आ रहा है वो आ रहा है 32.49। और ये कह रहा है हमारे पास जो कम से कम टॉफी का ग्राम होगा वो आपके पास 32.49, जो रियलिस्टिकली सही नहीं है, क्योंकि हमारे पास 0 से 9 ग्राम की 2 हैं, और 10 से 19 की 10 हैं। अलबत्ता 32 के 9 है, 32 से 9 के 9 है। तो आप देख सकते हैं ये डेटा रिप्रेजेंट तो कर रहा है, पर इतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ज्यादा डेटा आपके पास यहीं लाए, यहाँ पर ही है, तो ये 20 से 40 के दरमियान का ही कोई ग्राम आपके पास आना चाहिए। चलो खैर, ये हमने डिस्कस किया अर्थमेटिक मीन को। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और अब मूव करते हैं मीडियन। मीडियन भी आपके पास एवरेज है, मगर इसमें हम क्या करते हैं, जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये डेटा इतना लिखा गया है, मैं इससे एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, वही 10 मार्क्स वाली एग्जाम्पल वापस चलें, कोई 5-6 मार्क्स वाली एग्जाम्पल बना लेते हैं। 10 मार्क्स के 6 स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स में 7 लिया, 9 लिया, और 8 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया। ये आपके पास मार्क्स हैं, और मुझे अब मीडियन निकालना है। ये भी एवरेज है, ये भी सेंट्रल वैल्यू है, सेंट्रल टेंडेंसिटी है, मगर ये आपके पास किस तरह से वर्कआउट करती है और ये किन डेटा के लिए होती है, ये भी आपको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। दरअसल ये तीनों मीन, मीडियन, मोड डिफरेंट डिफरेंट डेटा के लिए यूजफुल होती है। अब ये आपके पास जो डेटा करीब करीब हो, छोटे हो और करीब करीब हो, उसके लिए मीडियन अच्छा आपके पास एवरेज है, यानी मीडियन अच्छा वर्कआउट कर सकती है आपके पास। या मैं अगर आपको कहूँ कि मीडियन आपके पास जो है, जब हमारे पास डेटा लार्ज, बड़ा होता है, यानी एक कुछ डेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डेटा बनाया, ये करीब करीब डेटा ही है, और एक डेटा आपके पास आया है वो, अब जैसे ये तो 10 मार्क्स का है, ये फर्ज करते हैं मैंने 50 मार्क्स का क्वेश्चन लिया है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करवाया है। ज्यादातर बच्चों के ये मार्क्स और एक बच्चे के 49 मार्क्स आए आउट ऑफ 50। तो मीडियन यहाँ पर इसलिए यूजफुल होता है कि मीडियन, ये जो डेटा है इसको हम कहते हैं आउटलायर। आउटलायर, ये जो आउटलायर्स होते हैं, ये वो डेटा होते हैं जो बहुत ऑड डेटा होता है, जो आपके पास, हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ही डिफरेंट होता है बाकी डेटा से। तो ये आउटलायर आपके पास है। मीडियन इसमें यूजफुल होता है क्योंकि मीडियन सेंट्रल वैल्यू को टारगेट कर रहा होता है। अब अगर मैं ऐसे डेटा का मीन लूंगा, तो अर्थमेटिक मीन लूंगा, तो इस नंबर की वजह से मीन को बहुत फर्क पड़ जाएगा। यानी मीन जो आपकी अप्रोक्सीमेशन देगा वो अच्छी अप्रोक्सीमेशन नहीं देगा, मगर मीडियन ऐसे डेटा के लिए आपके पास अच्छा ऑब्जर्वेशन है। अब वो क्यों है, चले मैं आपको इसमें बता भी देता हूँ। देखें, मीडियन अगर मुझे निकालना होगा, मुझे पहला स्टेप क्या करना होगा, मुझे इसको असेंडिंग या डिस असेंडिंग में लिखना होगा। मैं इसको असेंडिंग में लिख रहा हूँ, यानी छोटे से बड़ा, 3, 4, 5,
7, 8, 9। अब मीडियन आपकी सेंट्रल वैल्यू होती है, एवरेज सारी की सारी सेंट्रल वैल्यू होती है। तो मीडियन क्या करता है, आपके पास सेंटर में जाता है और जो सेंटर वाला नंबर होता है ना, खाली उसको ले लेता है। अब सेंटर में जाइए, अगर सेंटर में जाना होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सेंटर इनका ये होना चाहिए, सेंटर ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी 3 बचेंगे और यहाँ से भी 3 बचेंगे। अगर अब सेंटर ये होगा जो मौजूद ही नहीं है, तो वो बेसिकली क्या होगा, इन दोनों के दरमियान होगा, यानी 5 और 7 के दरमियान होगा। और अगर 5 और 7 के दरमियान होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे 5 और 7 को जमा करना होगा, डिवाइड करना होगा 2 से। तो ये आंसर आ रहा है 12 ÷ 2, यानी इसका मीडियन हमारे पास क्या होगा, 6 होगा। तो मीडियन जब आपके पास नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन हो, जब n की वैल्यू इवन हो, तो हम दो बिटवीन वाले नंबर्स को जमा करते हैं और डिवाइड करते हैं 2 से। ये हमारा मीडियन है। अब फार्मूले के हिसाब से ये नंबर ऑफ, ये मैं फार्मूले के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ दिया हुआ दो वैल्यूज होती हैं, वो कहता है n/2। ये मैं फार्मूला भी आपको यूज करवा देता हूँ। दो वैल्यूज होती हैं, वो मीडियन इज द एवरेज ऑफ n/2 और n/2, यानी n/2 प्लस n/2 + 1। इन दो को जमा कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। ये कुछ इस तरह का फार्मूला आपके पास बना है। एवरेज मतलब आप दोनों को जमा करो और डिवाइड करो 2 से, और आप देख सकते हो 1, 2, 3, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस वक्त n की वैल्यू 6 है। 6 ÷ 2, इसका मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन है। और अगर मुझे ये निकालनी है 6/2 + 1, ये हम टर्म फाइंड करने के लिए बेसिकली कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म। और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म को हमने ऐड करना और डिवाइड करना है 2 से। तो देखें 1, 2, 3, ये मेरी थर्ड टर्म है, सॉरी 1, 2, 3, ये मेरी थर्ड टर्म है और ये मेरी फोर्थ टर्म। मैंने क्या किया है, दोनों को जमा किया है और डिवाइड किया है 2 से। तो ये मेरा मीडियन निकालने का तरीका, जब n की वैल्यू इवन होगी। ये फार्मूला ध्यान में रखेंगे, फार्मूला ऐसे है, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस n/2 टर्म +1। बल्कि मैं इसको सही तरह लिखूं, लेट मी erase दिस वन। n/2 +1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। n/2 टर्म मतलब यहाँ हम कोई नंबर्स नहीं, उस टर्म की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 6 था, 6 को डिवाइड किया था 3 से, तो थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कौन सी थी, 1, 2, 3। यहाँ से नहीं देखिएगा, अरेंज वाली वैल्यू देखिएगा। थर्ड टर्म का आंसर हमारे पास क्या था, हमारे पास था 5, और थर्ड +1 यानी ये फोर्थ टर्म हो जाएगी, उसका आंसर था हमारे पास 7 ÷ 2, जो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। मीडियन आपके पास क्या होगा, 6 होगा। तो इवन के लिए मीडियन 6 होगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं जिसमें मैं और डेटा दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 2, 1, 4, 1, 2, 3 और 2, 3। तो सबसे पहले मैं इसको अरेंज करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑड नंबर है। अरेंज करूंगा, एक एक के बाद दो, दो के बाद वापस दो, क्योंकि दो दफा दो है। फिर हमारे पास 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें क्या होगा, हमें सेंट्रल वैल्यू वही देखनी पड़ेगी। तो 1, 2, 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, इसका मतलब मुझे यहाँ डायरेक्ट नंबर मिल रहा है, सेंट्रल वैल्यू डायरेक्ट मुझे मिल रही है। तो ऑड के लिए जब n = ऑड होगा नंबर, तो बहुत सिंपल, n+1 ÷ 2 टर्म, ये आपका मीडियन होगा। यानी n की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 7 थी। देख लीजिए, 7 + 1 ÷ 2 टर्म, यानी 8/2 यानी कि फोर्थ टर्म होगी। और देखिए 1, 2, 3, 4, ये आपकी चौथी टर्म है, जो मैंने आपको डायरेक्ट निकालना सिखाया है। आप चाहें तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। ये तो चले अनग्रुप डेटा का मैंने मीडियन निकालना सिखाया। अगर ग्रुप डेटा हो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, चलें वो भी सीख लेते हैं। ये आई होप आपको समझ आ गया है, तो ये मैंने ग्रुप का सिखा दिया है आपको।
तो ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। मैंने एग्जाम्पल्स बना के चले ग्रुप डेटा के हिसाब से देख लेते हैं। इसमें क्या करना होता है ये भी सिंपल, मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ग्रुप डेटा के लिए आपको क्या करना होगा, एक डिस्क्रीट टेबल बना हुआ है आपके पास। डिस्क्रीट टेबल में पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि डिस्क्रीट टेबल क्या होता है। ओके, डिस्क्रीट टेबल आपके पास क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रीट टेबल में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जहां आपके पास डेटा बहुत छोटा सा हो और सिंगल वैल्यू उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही हो, वो डिस्क्रीट डेटा आपके पास होता है। अच्छा, इस कंडीशन में हम मीडियन कैसे निकालेंगे, मैं इसको समझा देता हूँ और फिर मैं यहाँ से भी करके दिखाता हूँ। दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। एक एक हमारे पास 3 दफा आया है, यानी कि 1 1 1, और 2 हमारे पास 8 दफा आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 दफा आया, 5 दफा आया, 1 2 3 4 5, और 4 3 दफा आया है। ओके, 1 2 3 और 5 1 दफा आया है। तो यहाँ पर मीडियन निकालने का तरीका, टोटल नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी 20 है आपके पास। तो दो वैल्यूज आएंगी। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9, और मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दो वैल्यूज। ठीक है, अब मीडियन हमारे पास इसके सेंटर में होगा, बीच में होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 डिवाइड बाय 2, आंसर वापस आपको पता है 2 ही होगा। अब दिस इज रियली अ लॉन्ग मेथड, इतना लंबा मेथड करना वापस करना, इसका एक शॉर्टकट करते हैं। शॉर्टकट कैसे करेंगे वो आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत लॉन्ग मेथड है आपके पास। आप क्या करें, पूरी फ्रीक्वेंसीज को देखें। ये पूरी फ्रीक्वेंसीज आपके पास कितनी है, 3 और 8, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 17 18 19 20। तो आप क्या करें, इस 20 को डिवाइड करें 2 से। तो आंसर, क्योंकि आपके पास ये इवन नंबर आया है, इवन नंबर आया, जैसे ये देखें n/2 ऑब्जर्वेशन, जैसे ये कह रहा है टोटल 20 है, 20 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आ रहा है 10th। अब 10th हमारे पास कहां पर होगी, नोटिस कीजिए, ये 3 है और ये 9 है, 3 और 9 11, इसका मतलब 10 इसके अंदर ही होगी। तो इसके लिए जो अगला नंबर होगा, यानी अगला नंबर होगा, ये मेरा मीडियन होगा। ये मेरा डायरेक्ट मेथड है। एक बार फिर समझा देता हूँ। 10 आंसर आया, अब 10 ऑब्जर्वेशन क्या होगी, यहाँ पर 3 होगा और ये 8, तो ये कंप्लीट 11 ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं। पर 11, इसका मतलब 10 भी यहीं पर तो होगी, 10वीं ऑब्जर्वेशन भी यहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा, मीडियन आपके पास क्या होगा, आपके पास 2 होगा। आई होप ये लॉन्ग मेथड से आप शॉर्ट मेथड फॉलो करेंगे। ये बहुत सिंपल है, इसको आप फॉलो कीजिए। ये डिस्क्रीट के लिए था, डिस्क्रीट के लिए बहुत आसान है। मगर अगर हमारे पास कंटिन्यूस आ जाए, तो कंटिन्यूस के लिए अब हमें ये वाला फार्मूला यूज करना, विडियान के लिए ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं, ये क्या कह रहा है। डिटरमाइन द क्लास बाउंड्रीज, पहले हम क्या करेंगे, जब अगर हमारे पास ग्रुप डेटा होगा, पहला स्टेप हमारा क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा, हम क्लास फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाएंगे, तीसरा स्टेप क्या होगा, डिटरमाइन द मीडियन क्लास यूजिंग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, द क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। ये मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। यूज द फार्मूला, फिर फार्मूला यूज करेंगे। इसमें एल हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री, तो मीडियन क्लास, जब मैं मीडियन क्लास फाइंड कर लूंगा तो ये चीजें आपको समझ आएंगी। क्लास साइज तो हमें वहीं देखना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मीडियन क्लास, जब मीडियन क्लास होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी आपके पास। कवर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग टू टू मीडियन, प्रीसीडिंग टू मीडियन, ये अपर आपके पास होती है। ये मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ, डोंट वरी। ओ, इसके लिए हमें
पूरा टेबल भी बनाना पड़ेगा। खैर इसके हिसाब से फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चले फिर हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके पास। यहीं तक रखते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।